अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल यानी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ से अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहले आज हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स पढ़ेंगे। अब ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? देखें, ऐसे सोर्सेज जिनको बनने में यानी तैयार होने में लाखों साल लगते हैं और फिर आप उनको यूज़ करते रहें तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो दोबारा नहीं बनाए जा सकते वो। तो उन्हें हम नाम देते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होते। अब उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब ये देखें, फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या शामिल होता है, जैसा कि कोल यानी कोयला, ऑयल, गैस, ये इनसे आप हीट जो है वो हासिल करते हैं अपने घरों के अंदर या इंडस्ट्री को रन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये यूजुअली जो है इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये बर्न करते हैं यानी जलते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ देखें, रिएक्शन भी लिखा हुआ है जो हवा के अंदर होता है जब ये फ्यूल हम बर्न करते हैं। देखें, सबसे पहले देखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा और एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो हीट एनर्जी हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। उसके बाद हाइड्रोकार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ यानी कार्बन के अलावा जो बाकी हैं हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें वाटर बनता है और हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी को भी आप यूटिलाइज़ करते हैं फॉर रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखें, जो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, इसमें लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल टुक्स मिलियन ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन, दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बनने के लिए बहुत साल लेते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं, इसलिए इन्हें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। देखें, ये कंसेप्ट है कि जब लाखों साल पहले ज़मीन पर जो है वो बहुत से 3 एस्टेरॉयड गिरे थे, तो उसकी वजह से ज़मीन का जो नक्शा था वो थोड़ा चेंज हुआ, तो चीज़ें जो थी वो नीचे दब गई मट्टी के नीचे। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन की, फिर जो भी जानवर पौधे नीचे दबे से उनको डिकम्पोज किया, और ये उसी से फॉसिल फ्यूल बने हैं। यानी ये जो ऑयल गैस और कोयला निकलता है ज़मीन के नीचे से, ये उधर से बना है। तो इनको बनने में काफ़ी टाइम लगा है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इनको जब इस्तेमाल कर लेंगे ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी प्रेजेंट रेट से हम इनको जो है ना यूज़ करते हैं तो जल्द ये ख़त्म हो जाएंगे, तो सप्लाई जो है वो फिर रुक जाएगी। तो इसलिए ये सीरियस प्रॉब्लम है। एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, सोचना चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल के अलावा जो है वो हम कैसे अपनी एनर्जी नीड्स जो है वो पूरी कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकली जो है वो सूट भी करें और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हों। तो इसलिए हमें कुछ न्यू जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो डेवलप करने होंगे फ्यूचर सर्वाइवर के लिए। और फिर यहाँ पर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे तो ये हार्मफुल प्रोडक्ट जो जनरेट करता है। आपने भी देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम करती है, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो इमिट होती है कुछ हाइड्रोकार्बन्स के ज़रिए। तो ये हार्मफुल गैसेज़ हैं, ये पोल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक, टेंशन, नोज़िया और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़, थ्रोट हो सकती है। और अगर लॉन्ग एक्सपोज़र रहा, यानी कि अगर आदमी ऐसे इलाकों में रहता है जहाँ पर ये फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो डेफ़िनेटली उसको मे बी अस्थमा, लंग्स कैंसर, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, इवन ब्रेन डैमेज हो सकता है, नर्व सिस्टम डैमेज हो सकता है, और बाकी ऑर्गन जो है बॉडी के उनकी वर्किंग पे असर आ सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। यहाँ एक और बात की गई है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल्स भी हैं। न्यूक्लियर फ्यूल जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि हैवी एटम को, जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम जो है ना फिजनेबल है। फिजन कहते हैं तोड़ना, यानी स्प्लिट करना, एक बड़े एटम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, जिससे जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये जो आपने यूज़ करते हैं यूरेनियम या कोई और फिजनेबल जो एलिमेंट है, वो रेडिएशन इमिट करते हैं, और जो हीट वो रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होती है, वो उनकी बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। उसका कुछ पार्ट हम उसको यूज़ कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन कोई बहुत सारी जो अमाउंट है हीट की और वो रेडिएशन जो है वो एनवायरनमेंट में जाती हैं, जिससे जो है ना वो
ये भी इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो ये सारे थे यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, और इनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और उनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें हम नाम देते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसा कि कोल, गैस और पेट्रोलियम और ये वाली चीज़ें जो हैं। ठीक है जी, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उनके ऊपर आप लिखिए, नोट लिखिए, तो ये आपने लिखना होगा। और इसके अलावा शॉर्ट में पूछा जा सकता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होता है, ये अलग-अलग पूछा जा सकता है एज ए शॉर्ट। तो पूरा करेंगे तो लॉन्ग तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी वो सोर्सेज जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और उनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म भी नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।